हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग आरपीएससी का पेपर नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं और ये आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर का पेपर है जिसमें ये आपका प्रैक्टिकल है, थॉट है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है। तो यहाँ पे हम लोग 50% क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 150 प्रश्न है जिसमें लगभग 75 प्रश्नों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। और कारण ये है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लगातार बोलने की वजह से थोड़ा सा थकान भी लग जाती है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि जो भी प्रश्न आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं ये आप यहाँ पे देखिए। किसी भी प्रश्न में कोई इशू लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो प्रश्न यहाँ कराए जा रहे हैं ये आपका हायर एजुकेशन कमीशन जो यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और टोटल ये 2 पेपर हुए हैं और इन 2 पेपरों में एक में 150 और दूसरे में 150। प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा ये सॉल्व करने में समय लगा और आप लोगों ने लेट भेजा ही था, ठीक। तो यहाँ पे फ़िलहाल जितना हो पाए उतना देखिए और आगे जल्दी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आरपीएससी का ये हम लोग पेपर सॉल्व करें। पहला प्रश्न आपका जो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है, ठीक। तो ये जीआईएस के 2 फाइल फॉर्मेट होते हैं। आपको हमने बताया कि 2 फाइल फॉर्मेट, एक आपका रास्टर डेटा होता है, दूसरा वेक्टर डेटा होता है। दोनों इमेज टाइप के डेटा होते हैं। हालांकि जो रास्टर डेटा होता है इसमें आप जानते हैं कि इमेज वगैरह यूज किया जाता है, ठीक। तो रास्टर फाइल फॉर्मेट में कौन सा नहीं है, तो जो इमेज का फॉर्मेट नहीं है फाइल फॉर्मेट वो आपका रास्टर का फाइल फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक। तो रास्टर आप जानते हैं कि इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि जीआईएस की जब आप वो मैपिंग करते हैं, जीआईएस आप पढ़ेंगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस इतना जानिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न इसमें सॉल्व कराने हैं, ठीक। तो रास्टर फाइल फॉर्मेट का जो नहीं है वो आपका ECW है, नहीं है। जबकि अन्य जो ये फाइल फॉर्मेट है आप एक बार चेक करेंगे सभी ये ग्राफिक्स के फॉर्मेट हैं। जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप देखते हैं BMP या टिफ में या SVG में या आपका JPG हो गया, PNG इमेज हो गया, ये सारे जो है फाइल फॉर्मेट किसके हैं, रास्टर के हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न देखिए कि जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है तो ये क्या कहलाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग या मी स्कैटरिंग या रिले स्कैटरिंग या फिर ननामदीद। तो यहाँ पे देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि जो ये आपका नॉन सेलेक्टिव प्रकीर्णन जो होता है या अचयनात्मक प्रकीर्णन है ये तरंगदैर्घ्य के एकदम इक्वल होता है, लेकिन जो आपका मी प्रकीर्णन होता है ये आपका यहाँ पे राइट है। मी प्रकीर्णन में क्या होता है कि ये जो आपका यहाँ पे एटमॉस्फेरिक या पार्टिकल्स ये आपका पार्टिकल हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल हैं डायमीटर के, ये इसके इक्वल भी होता है और ये लार्जर भी होता है, कौन, मी। और जो रेले है ये आपका स्मॉलर होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे रेले नहीं होगा बल्कि कौन सा हो जाएगा, अचयनात्मक होगा, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, ठीक। तो एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल हमने कोशिश किया है कि जहाँ तक हो सके आप लोगों का यहाँ पे सही अवेलेबल कराने की कोशिश की गई है। फ़िलहाल यदि कहीं त्रुटियाँ हो जाए तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा इशू मत बनाइएगा, ठीक। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आता जाता तो है नहीं लेकिन कमेंट करने के लिए वो बहुत आगे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें ये अवेलेबल कराई जा रही थी, इसका फ़ायदा लीजिए। निम्नलिखित में से इटली की एक सांख्यिकी विद के द्वारा आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई विधि कौन सी थी, तो केंडाल की है, बेसल है, गिनी गुणांक है, बीवर है। ये देखिए ये दोनों केंडाल और बीवर ये आपका आय से नहीं बल्कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गई विधियाँ। जो आय से रिलेटेड है, आय के वितरण के लिए वो आपका गिनी गुणांक है, ठीक। लॉरेंज और गिनी गुणांक ये सभी आय के माप के लिए ही ये विधियों का उपयोग किया गया था। तो गिनी कोफिशिएंट मेथड जो है ये आय के वितरण के मापन के लिए विकसित की गई थी, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया है कि जीआईएस की रचना, ठीक। जीआईएस की रचना के लिए चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर पे दिया है कि जीआईएस की रचना स्थानिक तत्वों की मैनिपुलेट करने के लिए की गई है। निम्न में से कौन सा एक स्थानिक तत्व जो है इसमें नहीं है, यानी कि स्थानिक का इसमें क्या बोल रहा है कि ये स्पेशियल ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। तो ये स्पेशियल जो ऑब्जेक्ट होता है जीआईएस का वो आपका पॉलीगॉन होता है, पॉइंट होता है, लाइन होता है, ठीक। जबकि इसमें आपका एट्रीब्यूट डेटा जो है ये इसके स्पेशियल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सी तरंगे सुदूर संवेदन तकनीक के उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती हैं, तो सुदूर संवेदन तकनीक यानी रिमोट सेंसिंग के टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स जो होते हैं इसके द्वारा कौन सी वेव यूज की जाती है, ठीक। यहाँ पे एक्स वेव है, कॉस्मिक है, गामा है और थर्मल। देखिए एक्स और गामा ये दोनों यूज होती हैं, लेकिन वो
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस में वो नहीं यूज हो पाते हैं। ठीक, जो रिमोट सेंसिंग यूज करता है वो कौन सा करता है, वो यहाँ पे आपका करता है 5th नंबर का कॉस्मिक रेज। ठीक, कॉस्मिक रेज जो है इसके अंतर्गत आप ये थर्मल, गामा और एक्स इन सभी को इसमें पा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला जो दिया है 6 नंबर का, तो इसमें दिया है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक, दिया है कि किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित होती है, या फिर किसी वितरण प्रारूप की ये जो आपका अप्रभावित है यही सही नहीं है। ठीक, एक बार इसे आप रीचेक कर लीजिएगा, ये एग्जैक्ट जो है। ठीक, तो 1-2 प्रश्नों में यहाँ पे इशू है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार। तो 6 नंबर का मेरे द्वारा जो बताया गया वो 1 है। ठीक, 7 नंबर में देखिए इसमें दिया है कि सांख्यिकी में परिक्षेपण क्या दर्शाता है, यानी कि ये जो है डिस्पर्सन इन 7 नंबर में देखिए इसमें दिया है डिस्पर्सन इन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू, यानी सांख्यिकी में जो परिक्षेपण है वो क्या दर्शाता है। तो सांख्यिकी में जो परिक्षेपण है ये आपका क्या दर्शाता है, ये एक्सप्लेनेशन के बारे में, एक्सप्लेनेशन अबाउट वाई वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सी ऑप्शन यानी 3 यहाँ पे राइट है। अगला यहाँ पे देखिए कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के को किस नाम से और जाना जाता है। तो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर जो दिया गया है कि कथन सही नहीं है, तो इसमें आपका जो है समांतर माध्य से मदों के विचलनों का योग सदा 0 के बराबर होता है। तो मदों के विचलन जो भी दिया गया उनके विचलन का योग जो है 0 के बराबर है। अगला समांतर माध्य चरम मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है। अपवर्जी, समावेशी एवं असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन अलग अलग तरीके से होता है। तो इसमें देखिए ये आप लोग रीचेक कर लीजिए एक बार, तो इसमें जो है ये स्टार मान लीजिए कि आंसर ये एग्जैक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा था, तो 1 नंबर इसमें आप लगा सकते हैं। देखिए 2 प्रश्न यहाँ पे आपको मिले हैं जिसमें आप लोगों को भी चेक करना, आयोग के ऊपर डिपेंड वो करेगा। ठीक, यदि आपको कहीं मिल जाए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, और किसी भी प्रश्न पे आपको लगे कि ये इशू है तो उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप भी। ठीक, ऐसा नहीं कि ये वाला इसमें जो है गड़बड़ी है, तो उसको पहले बोलने से पहले आप थोड़ा सा प्रूफ एक बार रीचेक कर लीजिएगा। कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ठीक, क्योंकि जब बता दिया जाता है कि आपको जो भी इशू हो तो उसमें सभी प्रश्न पे जो आपको नहीं आ रहा है वो आपको गलत ही लगते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी, निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो इसमें देखिए मीन, मोड, मीडियन, ये अर्थमेटिक मीन है। ठीक, मीन डेविएशन इसके अंतर्गत नहीं आता, माध्य विचलन। ठीक, उसके बाद देखिए अगला दिया है कि संचयी आवृत्ति वितरण, ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका ओगी वक्र के अंतर्गत। ठीक, ये आपका यूजीसी का रिपीटेड प्रश्न है। किस ग्राफ में समान वितरण रेखा दिखाया जाता है, तो किस ग्राफ में जो है समान वितरण रेखा दिखाया जाता है, ये आपका जो है लॉरेंज कर्व में जो है समान वितरण रेखा दिखाया जाता है। अभी जो आय का समान वितरण आपने देखा था गिनी गुणांक वाले में, तो इसी तरह से ये भी आपका ग्राफ का जो समान वितरण किस में दिखाया जाता है, सीधी लाइन जो है आप देखेंगे कि एक ऐसे रहती इस तरह से। ठीक, तो लॉरेंज कर्व में ये आपका समान वितरण रेखा को ये प्रदर्शित करता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक के मध्य जो संबंध पाया जाता है वो होता है कि एक तो आपका ये होता है आपका बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर आपका 3 गुणे माध्यिका -2 इंटू माध्य। एक तो ये हो गया, वो आपका यहाँ विकल्प में नहीं दिया है। दूसरा फार्मूला ये होता है माध्य माइनस बहुलक। ठीक, माध्य से बहुलक आप घटा के बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्य का, ये यहाँ पे राइट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन परिक्षेपण का सापेक्षिक माप है, यानी कौन जो है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है इसमें। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो मानक विचलन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका जो है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का ये माप है या सापेक्षिक माप है। ठीक, रिलेटिव मेजर ये करता है। तो इसमें जो आपका राइट हो जाएगा 14 नंबर में, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अपवर्जी वर्गांतर के उदाहरण हैं कौन कौन से। तो अपवर्जी वर्गांतर या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है कि एक निश्चित इसमें घटाया और घटाया ही जाता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए 0 से आपका 10 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 10 से आपका 20 हुआ, तो अंतर कितना आया इनका 10 का, यहाँ पे भी 10 का। और ये जो होता है यहाँ से आप देखेंगे इसको, ये चीज़ें जैसे 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हो रहा है, ठीक, 10 से 20 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 10 से 11 से 20 हुआ, फिर 21 से 30 हो रहा है। तो ये आपका अपवर्जी में नहीं आता है, बल्कि ये आ जाएगा सी वाला 10.2 से 20.5, फिर 20.5 से 30.5। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि निकटतम पड़ोसी सूचकांक में कौन सा मूल्य सही नहीं है। तो निकटतम पड़ोसी सूचकांक निगेटिव में नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव में होता है, 0 से लेके 2.15 तक ये रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है, यानी कौन सा कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स नहीं है। तो इसमें रैंक ऑर्डर है, कांस्टेंट है, वर्बल है और पेयर्ड है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल जो है ये कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स में नहीं आती है। अगला सहसंबंध गुणांक का कौन सा मान संबंध श्रेणी से सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो इसमें 18 नंबर में जो हो जाएगा 1 से ऊपर ये परफेक्ट होता है, इसमें जो शून्य दिया है ये नहीं होगा, ठीक। तो 1 से ऊपर जो है ये उच्च होता है, सबसे उच्च हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पूर्ण हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कि विचलन माध्य रीति कौन सी नहीं है। तो विचलन माध्य रीति इसमें कौन सी नहीं होगी, वो आपका देखिए माध्य विचलन मानक चतुर्थ, इसमें जो रेंज है देखिए इसमें आपका क्वार्टाइल और रेंज को भी जो है मेथड ऑफ अरेंजिंग डेविएशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसमें नहीं दिया है फिलहाल जो है। परास जो है ज़्यादा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगला देखिए 20 नंबर की शोध का मुख्य ध्येय क्या होता है, यानी शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि नए तथ्यों की खोज करना और ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। 21 नंबर में है कि नमूना लेने में, यानी जो आप सैंपल ले रहे हैं, यदि उसमें गलती हो गई तो वो गलती जो है कब डिक्रीज हो जाती है, यानी कि इसके साथ कमी और देखी जाती है। जब क्या होता है, जब नमूने की, ये देखिए सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं यूजीसी के, नमूने के आकार में जब कमी कर दी जाए या नमूने के आकार में वृद्धि कर दी जाए या यहाँ पे रैंडमाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको किया जाए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नमूने के आकार, जो सैंपल का आकार आप ले रहे हैं, यदि उसको और बड़ा कर देंगे, ठीक, तो उसमें जो नमूना लेने में आपको गलती हुई है छोटे स्तर पे, वो आपका यहाँ पे कमी आ जाएगी धीरे धीरे, यानी जो ईरर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। जब सैंपल साइज आप क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। शोध नैतिकता में शामिल किसे नहीं किया जाता है, तो जो सब्जेक्टिविटी है ये रिसर्च में शामिल नहीं होती है, रिसर्च की जो एथिक्स है उसमें नहीं आती है। कौन सा प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता भी है, देखिए हमने आपको ये सब चीज़ें कराया भी है, ठीक, रिसर्च एप्टीट्यूड में ये कराया मैंने, और ये आपका यूजीसी का प्रीवियस में भी पूछा गया है। तो प्रतिदर्श प्रणाली में संभाव्यता देखिए 2 होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पे जो डिपेंड है वो आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, जबकि कन्वेनियंस है, कोटा है, जजमेंट है, ये सारी सैम्पलिंग कैसी है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी के आधारित है, ठीक। अगला देखिए एक अनुसंधानकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में जो है एक उत्पाद विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है और इसके अध्ययन के लिए वह किस प्रकार के उपकरण को उसे वरीयता देनी चाहिए। निर्धारण मापनी, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूचित, इसमें देखिए जो लगाया गया है ये आपका सही है, इंटरव्यू वहाँ पे लेना चाहिए और यही प्राइमरी डेटा के अंतर्गत भी वो शामिल कर लिया जाएगा, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे दिया भी गया है नेक्स्ट में कि कौन सा जो है प्राथमिक आंकड़े संग्रहित करने की विधि नहीं है। तो इसमें जो प्राइमरी आंकड़ा संग्रहित करने की विधि नहीं है वो कौन सी है, इसमें प्रश्नावली के अंतर्गत, यानी प्राइमरी डेटा में प्रश्नावली शामिल नहीं होता है। 26 में देखिए उस सैद्धांतिक ढांचे का क्या नाम है जिसके अंतर्गत शोध संचालित किया जाता है, ठीक। तो इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन बीच ऑफ द रिसर्च इज कैरिड आउट, तो किसके अंतर्गत उसका नाम क्या है, तो उसका नाम यहाँ पे हो जाता है रिसर्च डिजाइन, ठीक। अगला यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन से आंकड़े संकलित करने का तरीका या विधि नहीं है। तो आंकड़े जो संकलित करने का तरीका इसमें नहीं है वो कौन सा है, आपका शेड्यूल के अंतर्गत ये नहीं है। उसमें देखिए 28 में कि निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान
के सारांशों या निष्कर्षों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक, तो किसमें जनरलाइज नहीं किया जा सकता, तो वो आपका जो है डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक जो अनुसंधान है वो इसमें नहीं सामान्यीकृत इसमें नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें देखिए शोध समस्या के चयन में किसको दृष्टिगत नहीं रखा जाता है, तो जब कंसीडर द सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, किसको जो है इसमें रिसर्च प्रॉब्लम में शामिल नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट है, रिलेवेंस है, इवैल्यूएशन है, एथिकल इशूज़ हैं, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक, जबकि रिलेवेंस इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है कि प्लेगरिज्म जैसे आप पीएचडी वगैरह जब थीसिस आपकी सबमिट होती है तो उसमें प्लेगरिज्म भी चेक किया जाता है और एक निश्चित मानक होता है कि इतना प्लेगरिज्म होगा तो आपकी थीसिस जो है वहाँ पे सबमिट या पास कर दी जाएगी। तो इसमें प्लेगरिज्म क्या होता है, साहित्यिक चोरी पकड़ने के कई प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके यूजीसी में पूछे गए हैं और आपका ये हायर एजुकेशन का जो यूपी में होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो प्लेगरिज्म क्या होता है, साहित्यिक चोरी बिना संदर्भ में दिए दूसरे के काम की नकल करना, जाहिर सी बात है। ठीक, अपने स्वयं के काम की नकल यदि आप कर रहे हैं तो भी प्लेगरिज्म आ जाएगा। दूसरे पत्र पत्रिकाओं में अपने पूर्व में प्रकाशित काम का पुनः प्रकाशन कराना, तो इसमें सभी जो है इसमें राइट हो जाएंगे। अगला देखिए कौन सा जो है इसमें सिटिंग स्टाइल यानी रेफरेंस सिटिंग स्टाइल नहीं है, तो रेफरेंस जो इसमें आपका सिटिंग स्टाइल नहीं है वो आपका हार्वर्ड वाली है, शिकागो, एपीए, एमएलए ये सब हैं। ठीक, बहुचर विश्लेषण विधि नहीं है, तो बहुचर विश्लेषण विधि है। तो इसमें बहुचर विश्लेषण विधि कौन सी है, तो इसमें आपका जो दिया गया है बहुचर विश्लेषण विधि में प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये आपका बहुचर विश्लेषण विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है एक शोध रिपोर्ट में किसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट इज अ ब्रीफ ऑफ, तो जो रिसर्च रिपोर्ट होती है उसको वह किस चीज़ का ब्रीफ होता है, तो वो एक प्रकार का आपका रिसर्च प्रोसेस जो आप करते रहते हैं उसका एक प्रकार का वो ब्रीफ यानी कि शोध रिपोर्ट का ये किसका प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगर समष्टि समरूपता नहीं रखता हो तो प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाता है। और इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, पॉपुलेशन इज़ नॉट होमोजीनियस, तो यदि पॉपुलेशन इज़ नॉट होमोजीनियस तो सैम्पलिंग का कौन सा टेक्निक्स यूज होगा, तो सैम्पलिंग का कौन सा टेक्निक यहाँ पे यूज होगा, वो होगा स्ट्रेटिफाइड। ठीक, स्तरीकृत। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि अगला प्रश्न है 35 में दे रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वायव्यराशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दी थी, तो कांट कौन है, ये जर्मनी के हैं और सामान्य से विशिष्ट के रूप में जो विभाजित किया वर्नियस ने किया है। ठीक, और 37 नंबर में देखिए भूगोल का हुआ दृष्टिकोण जो यह कहता है कि कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, तो यह सार किसका है, यह व्यवहारात्मक यानी कि बिहेवियरलिज्म का ये सार है कि मोटिवेट ये बाय कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक, उसके बाद देखिए भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो इराटोस्थनीज के द्वारा ये किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है 39 नंबर जियोडेसी, भूगणित का प्रतिपादक किसे बोला जाता है, तो जियोडेसी इराटोस्थनीज हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 40 नंबर किताब अल हिंद, तो किताब अल हिंद किसकी है, 40 नंबर में किताब अल हिंद अल-बरूनी की है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया 41 नंबर कौन निश्चयवादी नहीं है, तो ब्लान जो है ये संभववादी हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो दिया गया है 42 में देखिए ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज, तो इसको स्टाम्प नहीं लिखा है। ठीक, ये चूँकि डायरेक्ट आंसर इसलिए बताया जा रहा है, ये ऑलरेडी अभी सॉल्व किया गया है, तो इसलिए ताकि कम समय में काफ़ी प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट हो पाएँ। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये आसान वाले प्रश्न हैं, तो ये हटिंगटन की है। और कौन सा भूगोलवेत्ता इसमें नहीं था, तो इसमें देखिए यूनानी भूगोलवेत्ता कौन नहीं है, तो टालमी जो है ये यूनानी नहीं है, जबकि ये सभी यूनानी हैं। अगला देखिए भूगोल में स्मरणीय लेखन कार्य अल्मागेस्ट किसकी है, तो टालमी की अल्मागेस्ट है। उसके बाद देखिए 46 नंबर में आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो देखिए हम्बोल्ट रिटर, दोनों को मिला के फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी बोला जाता है। फिलहाल दोनों विकल्प आपको दे दिए गए, रिटर हम्बोल्ट दोनों हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका देखिए माजिद हुसैन सर की किताब आप देखेंगे वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तो फिलहाल यहाँ पे आप हम्बोल्ट को मानेंगे। चलिए ये आपका किस पे डिपेंड हो जाता है, ऑफिशियल आंसर की पे वो क्या मानता है।
और इस पर विवाद भी हो सकता है। संभववाद को निरूपित करता है। कौन सा समूह संभववादी संबंधित है? इसमें ब्लांस, ब्रुन्स और सावर वाला ये जो है संभववादी हैं। ठीक, हालांकि सावर जो है वर्तमान संभववादी हैं, प्रेजेंट पॉसिबिलिज्म से संबंधित हैं सावर। प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि किसमें माना गया? तो ये नियतिवादी लोग मानते हैं। उसके बाद देखिए आधुनिक भूगोल का संस्थापक फिर आ गया। अभी तक जनक पूछा था, अब यहाँ पे फाउंडर पूछ रहा है। तो फाउंडर में कौन? यहाँ पे देखिए केवल हम्बोल्ट महोदय हैं, तो अकेले वही हैं, तो हम्बोल्ट ही लगा दीजिए। तो यानी कि फाउंडर और फादर दोनों जो है हम्बोल्ट हैं। और स्थानिक जो संगठन की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? ये मोरिल ने दिया था। मोरिल जो है अमेरिकन स्कूल से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे दो दिया है कि आपका 51 में देखिए किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया? तो ये हैं टालमी के जो कार्य थे इसमें व्यापक सुधार करने वाले विद्वान हैं। उनका नाम है यहाँ पे अल इदरसी हैं। ठीक, इब्न बतूता नहीं, अल इदरसी हैं। और उसके बाद यहाँ पे पौराणिक द्वीपों में कौन सा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो प्रदर्शित करता है, तो इसमें देखिए 52 में आपका जो SM अली महोदय ने जाग्राफिया पुराना आज उनकी किताब है, तो उसमें 1966 में उन्होंने जो मैप बनाया था उसमें शक द्वीप को जो है इसके अंतर्गत जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को उसने दिखाया था। ठीक, उसके बाद 53 में देखिए 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन कौन सा रहा? तो न्यूराफ्टा जो है ये सबसे ऊंचा रहा 20वीं सदी का। 1912 के आसपास इसमें विस्फोट हुआ जो आपका जो है अलास्का में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 54 में देखिए कि कौन सा वेगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं था? पूरा जीवाश्म प्रमाण, जिग्साफिट, पूरा जलवायु, लेमिंग। अब देखिए पूरा जलवायु से रिलेटेड ये आपका यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया था। फिलहाल यदि देखा जाए तो इसमें इन्होंने जो है वनस्पतियाँ और जीवाश्म दोनों के जीवाश्मों की बात की थी। वनस्पतियों के और जंतुओं दोनों के जीवाश्मों की इन्होंने बात किया था। तो फिलहाल यहाँ से जलवायु का पूरा जलवायु प्रमाण आप कह सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। तो इस आधार पे 3 नंबर आपका यहाँ पे एक हद तक रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक, उसके बाद देखिए छोटी प्लेट कैरोलिना जो प्लेट है ये किसके बीच स्थित है? तो कैरोलिना जो प्लेट है ये आपका यहाँ पे दिया है आर्कटिक प्रशांत, फिलिपियन, इंडियन है, दक्षिण अमेरिका प्रशांत, मध्यवर्ती अमेरिका प्रशांत। तो जो आपका ये फिलीपींस है उसी के पास कैरोलिना प्लेट है। तो फिलीपींस की यहाँ पे देखिए फिलीपीन प्लेट और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया प्लेट इधर दक्षिण में, इधर आपका पैसिफिक हो जाता है, यहाँ पे आपका इंडियन हो जाता है। अब यहीं पे ये यहाँ पे आपका कैरोलिना प्लेट है, जबकि विकल्प में होना चाहिए था कि फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे आपका फिलीपीन इंडिया दिया है कि एक हद तक यही आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कौन क्या कहाँ, ये हमने देखिए आप लोगों को कराया भी है। जो PGT TGT का टेस्ट हो रहा था उसमें स्पष्ट रूप से हमने कराया है और बताया भी था एक्सप्लेनेशन में। तो ये कल्याणपरक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक, 57 में देखिए ये भी कराया गया, कोई अनिवार्यताएं नहीं और PGT में भी पूछा गया है, परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं ही है। ये किसने दिया है? तो फेब्रे का ये मत है। और 58 में देखिए अपसारी सीमा का उदाहरण क्या है? तो अपसारी जो सीमा का उदाहरण है इसमें उदाहरण नहीं है। ठीक, तो इंडियन प्लेट और अंटार्कटिक ये अपसारी का है। नजका और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक, प्रशांत, यदि यहाँ पे देखिए ये आपका नजका प्लेट यहाँ पे है, यदि नजका प्लेट और दक्षिण अमेरिका होता तब ये आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री है। लेकिन यहाँ पे पैसिफिक और नजका जो है ये आपका क्या है? ये अपसारी सीमा का उदाहरण है। ठीक, यानी ये आपका क्या है? ये अभिसारी हो जाता है, ये अपसारी का है। ठीक, तो यहाँ पे अपसारी का हिंदी इंग्लिश क्या हो गया? डाइवर्जेंट। ये वाला डाइवर्जेंट बाउंड्री है और यहाँ से नजका प्लेट और दक्षिण अमेरिका का ये कन्वर्जेंट होता है। ठीक, उसके बाद देखिए मध्य अटलांटिक कटक, ये भी आपका अपसारी है तभी कटक बना है। प्रशांत महासागरीय प्लेट और फिलीपीन प्लेट की सीमा, ये आपका जो है अपसारी प्लेट का उदाहरण नहीं है बल्कि अभिसारी का है, डाइवर्जेंट बाउंड्री का नहीं है बल्कि कन्वर्जेंट बाउंड्री का है। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे गर्तों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट 59 में आप देखिए कि इसमें दिया असत्य कथन कौन सा? इसमें असत्य कथन कौन सा है, इसको छांटना है आप लोगों को। तो असत्य कथन यहाँ पे देखिए कौन सा है कि यस तरंगे जो है ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, जबकि पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। और नेक्स्ट दिया है कि अपसल्कन मुख्यतः जो है किस प्रकार का अपक्षय है? तो ये एक प्रकार का फिजिकल अपक्षय, अब्रेजन और
एक्सफोलिएशन जो है ये किस प्रकार का है, तो ये आपका फिजिकल वेदरिंग होता है। 61 में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा असत्य कथन है, तो 61 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्राकृतिक भूकंप जो है दुर्बल मंडल में जो आते हैं, बल्कि लिथोस्फीयर में आते हैं, स्तनों में नहीं आते। ठीक, अगला देखिए किसकी गति न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम जो सबसे न्यूनतम गति है वो आर्कटिक कटक की है। ठीक, आर्कटिक रिज की जो है सबसे न्यूनतम गति होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है 63, तो 63 में दिया है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सियरा नेवादा जो है ये ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, बल्कि ये किस प्रकार का, एक प्रकार का ब्लैक माउंटेन है ये। और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा के सहारे जो जलप्रपात आपका है वो विक्टोरिया है। उसके बाद देखिए 65 नंबर में जो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण है, ये देखिए हमने कराया भी आप लोगों को, जोनल और अजोनल सॉइल। ठीक, तो जोनल सॉइल में आपका प्रेरी हो गया, लेटराइट है, चरनोजम, ये सारे आते हैं उसमें, जबकि अजोनल में यानी अकटिबंधीय में जलोढ़ मृदा हो गया, लोयस, ये सभी क्या हैं, अजोनल में आ जाती हैं। घाटी रंध्र स्थलाकृति किससे संबंधित है, तो भूमिगत जल से, आसान से आप कर सकते हैं, वैली सिंक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 67 में देखिए नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये जो है नवीन वलित पर्वत है, जबकि अपलेशियन आपका एक प्रकार का थ्रस्ट फॉल्ट के द्वारा निर्मित ये पर्वत होता है अपलेशियन। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये भी दे दिया है कि कौन सा ब्रंसोस्त पर्वत है, तो आल्पस हो गया, अपलेशियन है, यूराल है, वासजियस है। अब देखिए यहाँ पे ब्रंसोस्त और ब्लैक दोनों में थोड़ा सा माइनूट डिफरेंस होता है। फिलहाल वासजियस जो है यहाँ पे ब्लैक माउंटेन है और अपलेशियन आपका यहाँ पे थ्रस्ट फॉल्ट के द्वारा ये निर्मित है। ठीक, और वासजियस को जो है इसे फॉल्ट और ब्लैक दोनों माउंटेन बोलते हैं। तो इस आधार पे यहाँ पे यदि देखा जाए तो ज़्यादा जो सही आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए अपलेशियन। फिलहाल यहाँ पे जो है वासजियस भी दे सकता है, अपलेशियन भी, अब ये ऑफिशियल की के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, आप सविंदर सर की बुक देखिएगा तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी फिजिकल ज्योग्राफी में। और यहाँ देखिए हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो है डेली का है, पृथ्वी की अपर कोर और निचले कोर। तो यहाँ देखिए हमने आपको बताया था केमा रेगुली करके है, केमा रेगुली से आप कर लेंगे, के से हो गया आपका, यहाँ देखिए केमा रेगुली से आप कर लेंगे तो कोनराड हो गया, माँ से आपका मोहो हो गया, और लास्ट में जो आपका गु होता है गुली। ठीक, गु से आपका गुटेनबर्ग होता है, जो अपर कोर और लोअर मैंटिल के बीच आपका कौन सा होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक, ये आपका ये परपटी यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच आपका यहाँ पे कोनराड होता है। लोअर क्रस्ट और अपर मैंटिल के बीच कौन सा होता है, मोहो होता है। ठीक, अपर मैंटिल और लोअर मैंटिल के बीच रेपेटी होती है। लोअर मैंटिल और अपर कोर के बीच कौन सा होता है, गुटेनबर्ग होता है। यहाँ दिया ऊपरी कोर और निचले कोर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लेहमान हो जाएगा। ठीक, 70 का कौन सा हो जाएगा, लेहमान हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं 71 में तटीय प्रवाह। ये देखिए हमने आप लोगों को अभी जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है हायर का, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आज ही आप लोगों को दिया गया है जियोमॉर्फोलॉजी का जो क्वेश्चन कराया गया है, तो जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन में ही हमने ये टोम्बोलो के बारे में वहाँ पे कराया है। स्टेटमेंट भी वही दिया है कि ऐसा तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा होता है दूसरा एक द्वीप से, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे टोम्बोलो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसे टोम्बोलो बोला जाता है। और जब ये दोनों द्वीपों को ये जोड़ता है, ठीक, तब इसका नाम ये बदल जाता है। अब आप लोग बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा जो दोनों द्वीपों को जोड़ता है, हालांकि इसका संबंध जो है मुख्य भूमि से नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे 72 है, 73। तो अभी आज के लिए हम लोग इतना ही देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम भी हो गया 30 मिनट के आसपास। ठीक, तो अभी आपका यहाँ पे हम लोग कितना देखें 71। किसी भी प्रश्न में आपको कोई इशू लगे तो आप कमेंट करिएगा, या आपने खुद ही चेक कर लिया हो तो आप बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा तो उसमें 71 से आगे जब सॉल्व कराया जाएगा तो पहले आप लोगों को जो इसमें गलतियां रहेंगी, एक आध दो प्रश्न में यदि हो सकती हैं
तो उसको पहले क्लियर करके फिर नेक्स्ट वाले प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका लाभ और लोग भी उठा पाएँ। और जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पे चल रही है तो वो काफ़ी लेवल का हद तक होता है। ठीक, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम से अच्छे लेवल के उसमें प्रश्न रखे भी जाते हैं, तो आप खुद ही टेस्ट वगैरह देते होंगे तो आप वहाँ से देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही, आगे नेक्स्ट जो है मिल जाएगा।